डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग स्टाइल क्या होती है, किसी भी सॉल्यूशन का कैसे आप डिफरेंट वे से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक बार मैं उसका जो आपको आउटलाइन बता दे रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी हमारे पास ये सेकेंड लेक्चर होगा सॉल्यूशन का लेक्चर सेकेंड होगा कंसंट्रेशन टर्म। ओके, कंसंट्रेशन टर्म। तो देखिए कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं इसको। मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। मोलरिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन। ओके, इसी क्रम में और भी तरीका हो सकता है। जो फिफ्थ तरीका है मैं बता रहा हूँ, वो क्या है? वेट बाई वेट परसेंटेज। नेक्स्ट है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, ये तरीके हैं। उसमें एक तरीका और भी है, मैं बता रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। पीपीएम, पार्ट पर मिलियन में भी हम कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन अबाउट द नॉर्मलिटी बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर आई कैन एक्सप्लेन द अबाउट मोलरिटी एंड मोलरिटी। ओके, लेट्स गो टू नो अबाउट द नॉर्मलिटी। क्या है नॉर्मलिटी? जरा कहानी को समझिए। नॉर्मलिटी कहीं न कहीं मोलरिटी से संबंधित है। इट इज रिलेटेड विद, कहीं न कहीं अगर आप मोलरिटी को पकड़ ले, समझ गए, तो नॉर्मलिटी को आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं, याद रखिएगा, सॉल्यूशन मुझे बनाना है, तो जो सॉल्यूशन बनाया है उसी का कंसंट्रेशन मुझे चेक करना है। तो वास्तव में किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अब वो सोल्यूट का अमाउंट मैं ग्राम में लिख सकता हूँ, सोल्यूट का अमाउंट मैं मोल में लिख सकता हूँ, सोल्यूट का अमाउंट मैं इक्विवेलेंट में लिख सकता हूँ। तो अगर मैं सोल्यूट का अमाउंट मोल में लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मुझे मिलता क्या है? एन अपॉन वी, जिसे हम लोग मोलरिटी कहते हैं। मतलब जो भी आप कह सकते हैं कि इन द वी लीटर सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट आर कॉल्ड एज मोलरिटी। सिमिलरली आ जाइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको मैं लीटर में ही लिखूंगा। फार्मूले में मैं इसको देना चाहता हूँ, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से लिखते हैं। इक्विवेलेंट्स को, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को लिख गया इक्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को मैं लिख रहा हूँ वीएल से। हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन, जो भी इक्विवेलेंट्स होगा वो ग्राम और मिलीग्राम में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इन वी लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज नॉर्मलिटी। ओके, चलिए अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या, जरा उसको समझ लें हम लोग। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के मैं तरीके बता रहा हूँ, कैसे निकाला जाएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकाला गया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला मैंने बताया था। नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, और मोलर मास कह सकते हैं, जनरली मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स निकला है। इसी तरह मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना चाहता हूँ, EQ बराबर, तो हो जाएगा
बेट ऑफ सोल्यूट WA, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेट ऑफ सोल्यूट अपान, इस बार यहाँ मोलर मास ना लेके लिखा जाएगा इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जनरली इक्विवेलेंट मास कहिए या वेट कहिए, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होना है। मास और वेट हम लोग एक ही समझ के चलेंगे, क्योंकि एज वी नो दैट W इज इक्वल टू M इंटू जी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जो है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बट जो भी हमारी केमिस्ट्री में पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर जी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो कांस्टेंट ही मैं मान सकता हूँ W इज इक्वल टू M। तो वेट या मास मैं मान के चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है केमिस्ट्री में। बट फिजिक्स में चेंज होगा, फिजिक्स में W की जगह W मानना पड़ेगा, मास की जगह मास को मानना पड़ेगा। अब जरा देखिए, कहीं कहीं मुझे मिल गया इक्विवेलेंट मास को मैं EM से लिख दूंगा, तो मेरे फार्मूले में क्या होने वाला है, जो नॉर्मलिटी बराबर इक्विवेलेंट वेट अपॉन V लीटर सॉल्यूशन को मैं लिखने वाला हूँ, EQ की जगह मैं सीधे सीधे रख दूंगा WA अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू VL। अगर मुझे देखिए ये वेट ऑफ द सोल्यूट ये गिवन मास दिया जाता, पता चल जाता, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मुझे पता रहता है। अब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना, अगर कोई ट्रिक हो तो पता चल जाए तो मैं काफ़ी कुछ नॉर्मलिटी निकाल सकता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा। डिफिनीशन मैंने बता ही दिया, अब इक्विवेलेंट मास निकालना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इजी वे में। पहले नॉर्मलिटी बताऊंगा, फिर मोल फ्रैक्शन, इसी क्रम में चलेगा। तो देखिए कैसे मैं इक्विवेलेंट मास को निकालने जा रहा हूँ, बहुत आसान सा तरीका होगा इक्विवेलेंट मास निकालने का। ओके, नाउ द इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन X फैक्टर। ठीक है, देखिए मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सोल्यूट निकाल सकते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट, अगर एक मॉलिक्यूल का वेट आपको पता है तो 1 मोल का भी आपको निकाल सकते हैं, बिकॉज 1 मोल कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, 1 अवोगाड्रो नंबर। तो अगर मुझे एक्स फैक्टर निकालना आ जाए तो सीधे सीधे मोलर मास को, चूंकि सोल्यूट की बात हो रही है तो मैं इसको MA से लिखने वाला हूँ अपॉन एक्स फैक्टर। ओके, अब जरा देखिए इसमें EM की जगह मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी जरा देखिए। नाउ कैपिटल N इज इक्वल टू, आपको यहाँ एक इक्वेशन मिल गया न्यूमेरिकल के लिए। सेकंड इक्वेशन बनने जा रहा है क्या, WA अपॉन EM की जगह मैं रखने वाला हूँ MA इंटू मैं रखने वाला हूँ एक्स फैक्टर, ऊपर चला जाएगा इंटू एक्स फैक्टर अपॉन VL। एक नया फार्मूला मुझे मिल गया, इक्वेशन नंबर, इसको मैं सेकंड, इससे भी न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हैं। अब अगर मैं देखूं कहीं कहीं ये वैल्यू मोलरिटी में कॉमन है, इतना बराबर होता है मोलरिटी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू V लीटर सोल्यूशन। ओके, तो इसकी जगह मैं नॉर्मलिटी की, इस वैल्यू की जगह मैं मोलरिटी रख सकता हूँ इंटू एक्स फैक्टर। ओके, तो एक फार्मूला मुझको और मिल गया अगर मोलरिटी दिया गया तब भी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं एक्स फैक्टर कैलकुलेट करके, मैं जो कि मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, नॉर्मलिटी बराबर मैंने अभी भी बताया EQ अपॉन VL, तो इसको भी देखिए मैं इस रूप में भी लिख सकता हूँ EQ अपॉन VL इज इक्वल टू मोलरिटी को मुझे पता है स्मॉल n अपॉन VL इंटू एक्स फैक्टर। बहुत इजी ट्रिक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज़ और, आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स फैक्टर। एक फार्मूला और आपको मिला, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स फैक्टर। इस फार्मूले से आप अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं, अगर आपको एक्स फैक्टर पता हो तो। एक इक्वेशन आपको ये भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको यहाँ समस्या कर रहा है कि एक्स फैक्टर सर कैसे निकालेंगे, चलिए उसका मैं बहुत आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत इजी वे में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट एक्स फैक्टर। ठीक है, नॉर्मलिटी के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एक्स फैक्टर कैलकुलेट करना सीखते हैं। बहुत आसान तरीका है। जनरली नॉर्मलिटी का यूज वहाँ किया जाता है एसिड के केस में, बेस के केस में, साल्ट के केस में इसका उपयोग है। उसका रीज़न भी है
क्योंकि एसिड बेस साल्ट ये सब डिसोसिएट करते हैं, इसलिए यहाँ कहीं न कहीं नंबर ऑफ मोल्स का यूज ना करके सीधे सीधे इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। तो चलिए अब मैं इसी में देखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे। वास्तव में नॉर्मलिटी का जो भी यूज करते हैं जनरली वो एसिड के लिए करते हैं, बेस के लिए करते हैं अथवा साल्ट के लिए करते हैं। इसके अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंपाउंड्स के लिए भी करते हैं, बट मेन आप इन्हीं के लिए समझ लीजिए। अब मैं जान लूँ पहले तो एसिड क्या है। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको पानी में डाला गया और पानी में डालने पे वो H प्लस देता हो, प्लस कुछ और देता हो, उससे मतलब नहीं है, ऐसे सब्सटेंस का नाम एसिड होने वाला है, एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl को पानी में डालूं तो मुझे H प्लस मिलने वाला है। अगर मैं H2SO4 को पानी में डालूं तो मुझे 2H प्लस SO4 2 माइनस मिलने वाला है। अगर मैं H3PO4 को पानी में डालूं तो मुझे मिलने वाला है 3H प्लस PO4 3 माइनस। अब इसमें जो भी नंबर ऑफ H प्लस हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, वही आपका एक्स फैक्टर हो जाएगा फॉर एसिड। नाउ एक्स फैक्टर फॉर एसिड। अब HCl के लिए चूंकि एक H प्लस मिला तो 1 हो जाएगा, H2SO4 के लिए 2 हो जाएगा, H3PO4 के लिए 3 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपको कहीं कहीं इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी भी एसिड बेस और साल्ट का, तो मुझे करना क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन एक्स फैक्टर है। अब जैसे अब HCl का निकालना तो मोलर मास आप निकाल लीजिए और एक्स फैक्टर से इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, H2SO4 को 2 से डिवाइड, सीधे सीधे आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर OH निगेटिव देता हो, बेस कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल NaOH को मैंने वाटर में डिजॉल्व किया, भाई साहब एक Na प्लस एक OH माइनस मिला, मुझे Na प्लस से कोई मतलब नहीं, मुझे OH माइनस से केवल मतलब है। NaOH बेस के लिए तो एक्स फैक्टर 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजॉल्व करूं तो क्या होने वाला है, क्योंकि ये बेस है बहुत इजीली 2H माइनस दे देगा, एक्स फैक्टर इसका 2 आ गया। अगर मैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिजॉल्व करूं तो लगभग ऐसे ही सब कुछ होने वाला है, Al3 प्लस 3OH निगेटिव, एक्स फैक्टर इसका 3 हो जाएगा सर, बहुत इजी वे में। सिमिलरली ऐसे आप किसी सॉल्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। सॉल्ट की खासियत क्या है, वाटर में डालने पर ये कैटायन प्लस एनायन में टूट जाता है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं टेबल सॉल्ट का। पानी में मैंने इसको डिजॉल्व किया, भाई साहब टूट गया, Na प्लस Cl माइनस। ओके, चूँकि सॉल्ट ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इसी तरह मैं MgCl2 भी ले सकता हूँ। इसको मैंने पानी में डिजॉल्व किया, Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो कहीं न कहीं आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज इसमें देखा जाए या टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर 2 हो जाएगा। इसके लिए एक्स फैक्टर 1 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, बिकॉज साल्ट आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स, इसका एक्स फैक्टर 1 हो जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ फॉर साल्ट टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन रेस्पेक्टिवली। तो कहीं न कहीं इस फार्मूले से हम एक्स फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आसानी से एक्स फैक्टर को कैलकुलेट करके दिए गए वैल्यू से आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी वे है। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। बहुत अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 हो तो उसकी नॉर्मेलिटी 1 हो जाएगी, उसे बोलेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन, ये भी याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1 हो तो उसको बोला जाएगा नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे नंबर ऑफ मोल्स 1 होने पे मोलर सॉल्यूशन बोलते थे मोलरिटी में,
और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स 1/2 हो तो बोलेंगे सेमी नॉर्मल, 1/10 डेसी नॉर्मल, 1/100 सेंटी नॉर्मल, 1/1000 मिली नॉर्मल। देखिए अब आप सोच रहे हैं सर 1/1 lakhs कर दे, 10,000 कर दे, तो उसका एक्चुअली इतने प्रकार के सॉल्यूशन बनाए गए, मार्केट में इतने प्रकार के सॉल्यूशन का यूज होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईजिली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए अब इसमें क्या है, जो मेरे पास सॉल्यूशन बनने वाला, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मैं मान लेता हूं इसमें ए सोल्यूट है, सोल्यूट को जनरली ए मान के काम करेंगे, सॉल्वेंट इसमें बी है, ओके। तो जो सॉल्यूशन होगा ए प्लस बी होगा। अब मान लीजिए सपोज दैट मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नहीं दिए गए हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट का मुझे बेट में नहीं दिया गया हो, तो उसके लिए एक सीधा सा ट्रिक है, मोल्स में दिया गया हो, या मोल्स को खैर बेट में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं मेरे पास सोल्यूट के स्मॉल एन मोल है, या और सॉल्वेंट के कैपिटल एन मोल है, तो सॉल्यूशन में देखा जाए टोटल मोल कितना होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो मैं ये भी लिख सकता हूं टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, ओके। इसको मैं अपान में लिखना चाहता हूं। उसके बाद इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके। तो स्मॉल एन है और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मोल्स ऑफ स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखा गया है, ओके। ये सीधे सीधे आपको मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला जाएगा उस वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी क्रम में अगर मैं निकालना चाहूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो कुछ नहीं करना है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अगर पता है तो बहुत इजी वे में टोटल नंबर ऑफ मोल से मैं डिवाइड कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो अब कहीं ना कहीं अगर मुझे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसी सॉल्यूशन में पता है, सॉल्वेंट का पता है, तो मैं टोटल मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकता हूं। नाउ टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं निकाल ले रहा हूं क्या, अब इसी को मैं बगल में लिख दे रहा हूं यहां, तो मिल गया मुझे क्या, XA प्लस XB। दिस इज द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब x की जगह क्या मुझे मिला है, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपान में रहेगा एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। अगर मैं इसे काट दूँ सेम है, तो इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज XA प्लस XB बराबर 1। या यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, या XB का भी निकाल सकते हैं 1 माइनस XA। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे पता हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड, किसी भी सॉल्यूशन में मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता हो, तो मैं उसका कहीं न कहीं मोल फ्रैक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसकी डिफिनीशन भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि हाउ विल यू एक्सप्लेन इट।
नाउ द मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज, द डिफिनीशन इज रिटन एज। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, डिफिनीशन मैं इसकी लिख दे रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मुझे विश्वास है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के डिफिनीशन में लिखने जा रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन होगी द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और अथवा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट विद टोटल मोल्स present in solution is called as mole fraction, is called as mole fraction। ओके, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है भाई। एक्स ए में यही तो मिला है वैल्यू, एन ए अपान एन ए प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन, ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर मोल्स की यूनिट जो मोल ऊपर है भाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए देयर इज नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, नो यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, इसी क्रम में अब हम लोग, जैसे ये तो आपको पता ही चल गया, अब मान लीजिए मेरे पास जो सोल्यूट का अमाउंट है वो बहुत कम मात्रा में दिया गया हो, तो मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसके कंसंट्रेशन को। चलिए इसको भी मैं देख लेता हूँ। अगर मेरे पास सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम मात्रा में दिया गया हो, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का भी अमाउंट बहुत कम मात्रा में दिया गया हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, जरा इसको देखिए। इफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन वेरी लेस अमाउंट, तब देखिए क्या होगा। जनरली इंडस्ट्री में, सिरप उरप मेडिसिनल डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में, फार्मा सेक्टर में इसका यूज है, इस कंसंट्रेशन का यूज फार्मा सेक्टर में है। कैसे, जरा देखिए। इसमें पहला टेक्निक क्या है, मान लीजिए जनरली हमेशा याद रखिएगा ऊपर आपको रखना क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप ऊपर रखेंगे अंश में, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नीचे रखेंगे। अब हो सकता है आपके पास ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में दिया गया हो, ग्राम्स में याद रखना है। छोटे अमाउंट में ग्राम्स में दिया गया तो इसमें सॉल्यूशन का भी अमाउंट ग्राम में होगा, या तो मिलीलीटर में होगा, किलोग्राम में नहीं यूज होगा, याद रखेंगे। तो हो सकता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आपका ये भी ग्राम्स में दिया गया हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ सीधे सीधे अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मैं लिख सकता हूँ W से, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W से, लिख सकता हूँ। अब चूंकि इतने कम अमाउंट में है तो इसको बड़ा कैसे किया जाए, इसको इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दीजिए। 100 गुना बढ़ जाएगा, जो भी अमाउंट होगा 100 गुना बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज। तो पहला टेक्निक है आपका वेट बाई वेट परसेंटेज कंसंट्रेशन। ओके, इसको मैं डिफाइन भी कर सकता हूं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज वेट बाई वेट परसेंटेज। सिरप उरप आते हैं तो इसमें आपको मिलेगा इस प्रकार देखने को, वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखने को मिलेगा। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन का अमाउंट है, उसमें सोल्यूट के कितने ग्राम उपस्थित है, 100 ग्राम में 2 ग्राम 3 ग्राम, ये वेट बाई वेट परसेंटेज हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास दूसरा तरीका हो सकता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास हो सकता है लिक्विड हो, गैस हो, तो उसको मैं वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करूंगा, मैं उसको ग्राम में नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको भी मुझे ml में लेना होगा, ध्यान रखेंगे आप परसेंटेज में। और ऊपर क्या हो सकता है, वेट ऑफ सोल्यूट।
इन ग्राम्स में भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम्स में हो सकता। तो मैं लिख सकता हूँ W/VL, नहीं VmL। अब चूंकि बहुत छोटी राशि है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका नाम हो गया, दूसरे का नाम हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे में तीसरी टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकता हूँ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अगर दोनों का अमाउंट, दोनों गैस हो या लिक्विड है तो मुझे वॉल्यूम में ही रिप्रेजेंट करेगा। भाई देखिए, लिक्विड या गैस को मुझे लीटर में मेजर करना होगा या ml में मेजर करना होगा। अगर सॉलिड है तो उसको मैं किलोग्राम या ग्राम में मेजर कर सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वही वेट ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। मतलब मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो जनरली इनका फार्मा सेक्टर में यूज है, क्योंकि बहुत कम कंसंट्रेशन को थोड़े अमाउंट के लिए यूज किए जाते हैं। खैर इनसे छोटा मोल्स है, सीधे सीधे यहाँ वेट यूज किया गया है। एक तरीका है परसेंटेज वाला है, जब जहाँ मुझे 100 ग्राम्स में, परसेंटेज मतलब ही क्या होता है, आपको 100 ग्राम्स में 100 ml में चेक करना। एक और तरीका, अगर सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में उपस्थित हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए पर 100 नहीं बल्कि पर 10 लाख चेक करेंगे। उसको जरा भी इसी बहाने चेक कर लीजिए, उसको भी इसको नोट कर लीजिए। तो एक लास्ट तरीका है कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का, मैं बता रहा हूं आपको। अगर मेरे पास सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, 1-2 पार्टिकल हो, और वो भी 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाख में नहीं, बल्कि 10 लाख में, ओके। तो अगला तरीका है आपके पास ppm, पार्ट पर मिलियन। इसकी डिफिनीशन क्या हुई जरा देखिए, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in 10 to power 6 ml or grams of solution are called as ppm concentration, ओके। मतलब कुल जोड़ जाड़ के अगर मेरे पास 10 to power 6 मतलब 10 लाख पार्टिकल हो कोई भी, उसमें सोल्यूट 10 लाख पार्टिकल मान लीजिए सॉल्यूशन के मेरे पास है, उसमें सोल्यूट के कितने पार्टिकल है, 1 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है। अगर 2 पार्टिकल है तो कहेंगे 2 ppm उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। वास्तव में कंसंट्रेशन सोल्यूट डिसाइड करता है, सॉल्वेंट नहीं डिसाइड करता। सोल्यूट का अमाउंट अगर डाइल्यूट कम है तो डाइल्यूट है, सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो कंसंट्रेट है। तो जो भी सॉल्यूशन का नेचर होगा वो कौन डिसाइड कर रहा, देखिए नेचर आप कह सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट डिसाइड करता है, बट जो भी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें सोल्यूट के अमाउंट का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी सॉल्यूशन तो वही बनेगा जो सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, सॉल्वेंट अगर आपका गैस है तो सॉल्यूशन गैस बनेगा, सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा, ओके। तो इसमें क्या करना होता है कि जो मुझे सॉल्यूशन का अमाउंट है, ध्यान से समझना है, तो मैं लिख सकता हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉलिड है तो मैं ग्राम्स में लिख दूंगा, और सोल्यूट भी हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में हो सकता। अब चूंकि परसेंटेज में इंटू 100 से मल्टीप्लाई, चूंकि बड़ा कर देना है जो है इजी, चूंकि बहुत छोटी चीज है तो इंटू 10 to power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ppm आ गया। ये वहां यूज होगा जहां पर सॉल्यूशन आपका सॉलिड है। अगर यही सॉल्यूशन आपका लिक्विड हो या गैस हो तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। ppm इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन आप लिख सकते हैं मिलीलीटर में लेंगे, उसे 10 to power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सिमिलरली मैं इसको ऐसे भी ppm को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मेरे पास जो सोल्यूट है मान लीजिए वो लिक्विड है या गैस, तब क्या करेंगे, तब देखिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट
इन ml अपान, अब मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर लिक्विड और गैस है तो वॉल्यूम ml में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। अगर सॉलिड है तो हम लेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूं अगर सॉलिड है सॉल्यूशन तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। लेकिन अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन मेरा लिक्विड या गैस है तो उसके लिए मुझे लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इसे 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप कहीं ना कहीं पार्ट पर मिलियन में भी किसी सोल्यूट का किसी सॉल्यूशन में जो भी उपस्थिति है वो आप निकाल सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।